वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं टांडे सर। दोस्तों आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे और आज की क्लास में दोस्तों हम उन्हीं क्वेश्चन को कवर करेंगे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन को कवर करेंगे जो इसके पहले एग्ज़ाम में आए हुए हैं दोस्तों। तो चलिए हम इधर उधर की बातें न करते हुए हम सीधे स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन की ओर, क्योंकि बेसिक इलेक्ट्रिकल से यदि हम देखें तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं यहाँ से। और ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसके पहले एग्ज़ाम में आ गए हैं, आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पर हम इन क्वेश्चन को देखेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट है 500 वाट पावर डिसेप्शन के कारण 0.000 ओम के रजिस्टेंस की करेंट कैरिंग कैपेसिटी कितनी होगी। तो इसमें 500 वाट का पावर डिटेक्शन के कारण 500 वाट यहाँ पर हमें पावर का मान दिया हुआ है 500 वाट। अब यहाँ पर रजिस्टेंस का भी मान दिया हुआ है 0.001 ओम का रजिस्टर दिया हुआ है। उसमें करेंट कैरिंग कैपेसिटी कितनी होगी हमें ये लगाना है कि ये 500 वाट का जो है रजिस्टेंस, इसकी में करेंट कैरिंग कैपेसिटी कितनी होगी। तो हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है, चलिए सबसे पहले तो रेजिस्टेंस का मान दिया हुआ है 0.0001 ओम इसका रेजिस्टेंस का मान है। उसके बाद वाटेज रेटिंग दी हुई है, तो वाटेज रेटिंग यहाँ पर दी हुई है 500 वाट। क्लियर है दोस्तों। अब हमें यहाँ पर करंट फाइंड आउट करना है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ हमें करंट फाइंड आउट करना है। अब एक फार्मूला हमारे पास दिया हुआ है P=I²R, और यदि हमें करंट निकालना है तो ये जो फार्मूला है ये बेटर फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले में यदि हम वैल्यू को रखते हैं तो हमें करंट निकालना है, तो ये हो जाएगा R का इधर पक्षांतर कर देंगे तो P/R=I² हो जाएगा। अब यदि हमें I² के मान को करना है तो ये रूट में हो जाएगा P/R=I। ये इस टाइप से मान यहाँ पर निकल जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो इस टाइप से वैल्यू को हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। चलिए अब ये फार्मूला है, इस फार्मूले में हम मान को रखते हैं, इस फार्मूला में हम मान को रखते हैं दोस्तों। अब इसमें P=I²R दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें W को हम P लिख सकते हैं या तो W भी लिख सकते हैं, दोनों का बात एक ही है। दोनों के रेटिंग का मान मतलब W की जगह P भी लिखा जा सकता है, क्योंकि ये पावर के लिए ही स्पेसिफाई किया जाता है। तो यहाँ पर जो है W या P, इसके बारे में हम देखें तो ये हो जाएगा फार्मूला। अब इस फार्मूले में हम मान को जब रखें तो वैल्यू पुट करते हैं दोस्तों, तो ये किस टाइप से हो जाता है। W का मान है हमारे पास 500, तो हमने 500 वाट रख दिया W का मान, और रेजिस्टेंस का मान है हमारे पास 0.0001 ओम, ये हमारे पास इतना दिया हुआ है। अब यदि कैलकुलेशन करते हैं तो ये I² का मान है, और यहाँ पर जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये ऊपर की ओर यहाँ पर इनटू में हो जाएगा। जितने दशमलव की एक लिखेंगे और कितने शून्य 1 2 3 4, उसके बाद 4 संख्या तो 4 0 हो जाएगा। ये 4 0 हमने लिख दिया। अब ये जो नीचे का मान है वो कितना रहेगा, एक ही रहेगा, दशमलव को हमने हटा दिए। तो यहाँ पर हो गया 4 और 2 6, तो यहाँ पर 6 0 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर दोस्तों। अब इस तरीके से वैल्यू को रख के आप यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो ये जो रूट में जो मान दिया हुआ है, इस मान को यदि कैलकुलेशन करते हैं तो ये इसका वर्गमूल जब निकालेंगे तो वर्गमूल निकल के आएगा हमारे पास I का मान 2236, मतलब 2236 एम्पियर, ये इसका आंसर निकल के आएगा। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्युत स्विचों को किसमें लगाया जाता है। ये लॉजिकल क्वेश्चन है दोस्तों। विद्युत स्विचों को किसमें लगाया जाता है, तो 4 ऑप्शन दिया है, लाइव तार में, भू संपर्क तार में, न्यूट्रल तार में, या इनमें से कोई एक में। तो स्वाभाविक सी बात है, हमें कंट्रोल करना होता है। हम जब कंट्रोल करते हैं तो हम कंट्रोल करते हैं फेस को, हमें फेस को ही कंट्रोल करना होता है। बिना फेस के न्यूट्रल का कोई अस्तित्व नहीं है। तो हमें कंट्रोल किसको करना है, फेस को। कंट्रोल करने का मतलब होता है कट ऑफ करना। क्या करना, कट ऑफ करना दोस्तों। तो हमें कट ऑफ करना है तो हम किसको करेंगे, फेस को ही करेंगे। अब फेस को कट ऑफ करना है तभी जो है पावर कट होगा।
तो यहाँ पर हम जब स्विच को लगाएंगे तो स्विच के माध्यम से ही फेस को कट ऑफ करते हैं, तो स्विच को कट ऑफ करते हैं फेस के माध्यम से। अब हम यहाँ पर फेस में क्या लगाएंगे, स्विच को लगाएंगे, तो कौन सा तार हो जाएगा, लाइव तार। तो ये जो लाइव तार है दोस्तों, इसे ही फेस तार कहा जाता है या फेस वायर कहा जाता है। फेस वायर को ही लाइव वायर कहा जाता है। तो जब भी आप स्विच को कनेक्शन करेंगे तो स्विच का कनेक्शन आप लाइव तार मतलब कि फेस तार में करेंगे और उसी से कंट्रोल होगा दोस्तों। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा संबंध सही नहीं है। अब हमें ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन कौन सा सही नहीं है ये हमें बताना है। चलिए 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन में यदि हम देखें तो कौन सा ऑप्शन सही नहीं है इसके बारे में जानेंगे हम। P इज इक्वल टू वी अपॉन आर स्क्वायर दिया हुआ है, P इज इक्वल टू वी इंटू आई इज इक्वल टू रूट में P अपॉन आर और V इज इक्वल टू रूट में P इंटू आर दिया हुआ है। तो आपको पता है P इज इक्वल टू वी इंटू आई होता है। दूसरा फार्मूला होता है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तीसरा फार्मूला होता है P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ये 3 फार्मूले हैं। अब ये तीनों फार्मूले का आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन में कहीं दिया हुआ है, तो P इज इक्वल टू वी अपॉन आर स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये फार्मूला तो गलत हो गया। ठीक है दोस्तों, क्योंकि निम्न में से कौन सा संबंध सही नहीं है बोला गया है, नहीं है, यहाँ पर नॉट करेक्ट कहा गया है। तो ये क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको समझना होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला तो गलत हो जाएगा, मतलब सही नहीं है बोला है तो यही गलत है। P इज इक्वल टू वी इंटू आई होता है तो ये सही है। उसके बाद I इज इक्वल टू पी अपॉन आर हो सकता है, इसमें रूट में करेंगे तो, क्योंकि इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये किस टाइप से हो जाएगा, यही फार्मूले को हम इस टाइप से लिख सकते हैं, P अपॉन आर रूट में और यहाँ पर लिखेंगे I, तो ये भी सही हो जाएगा। उसके बाद ये वी स्क्वायर अपॉन आर होता है तो ये भी सही हो जाएगा। अब कौन सा सही नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये जो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है P इज इक्वल टू वी अपॉन आर स्क्वायर, ये सही नहीं है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदर्श विभव स्रोत में होना चाहिए, एन आइडियल वोल्टेज सोर्स शुड हैव। तो एक आदर्श विभव जो स्रोत है उसमें होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। लार्ज ईएमएफ होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है। सेकंड है स्मॉल ईएमएफ होना चाहिए। थर्ड दिया है जीरो रेजिस्टेंस होना चाहिए और फोर्थ दिया है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो एक आइडियल जो वोल्टेज सोर्स होता है उसमें बेसिकली जो है वो ज़ीरो रेजिस्टेंस होना चाहिए, क्योंकि वोल्टेज सोर्स का जो रेजिस्टेंस है वो ज़ीरो होना चाहिए। क्योंकि ऐसा जब तक नहीं होगा तब तक आपकी जो ईएमएफ है ये ईएमएफ कंडक्टर में फ्लो नहीं होगा, कंडक्टर में फ्लो नहीं होगा। जब कंडक्टर में फ्लो नहीं होगा तो फिर क्या होगा दोस्तों, कंडक्टर में ईएमएफ फ्लो नहीं होगा तो कंडक्टर में करंट ही फ्लो नहीं होगी। तो एक आइडियल वोल्टेज सोर्स में क्या होना चाहिए, उसका वोल्टेज सोर्स मतलब कि उसका जो रेजिस्टेंस है वो ज़ीरो होना चाहिए। एक आइडियल वोल्टेज सोर्स का रेजिस्टेंस ज़ीरो होना चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों, कॉन्सेप्ट देखिए तो एक आइडियल वोल्ट जो है विभव स्रोत में शून्य प्रतिरोध होना चाहिए। वह वोल्टता स्रोत जिसकी निर्गत वोल्टता मतलब कि आउटपुट वोल्टता स्थिर रहती है, चाहे भार धारा में कितनी भी वृद्धि हो जाए। तो ऐसा तभी संभव हो सकता है जब स्रोत का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो ज़ीरो हो जाए। तो यहाँ पर ये जो इसमें जो बात किया गया है वीएस का मान, ये वो इंटरनल रेजिस्टेंस की बात की जा रही है। इंटरनल रेजिस्टेंस ज़ीरो होना चाहिए। तो वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस ज़ीरो होना चाहिए। तो वीएस का इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा ज़ीरो होना चाहिए, तब ही ये संभव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सर्किट में 2-3 ओम के प्रतिरोध हैं,
और 3 ओम के प्रतिरोध के साथ समांतर संयोजन से एक श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। अगर सप्लाई वोल्टेज 14 वोल्ट है तो सर्किट में करंट कितनी होगी? तो हमें करंट का मान यहाँ पर शो करना है। तो एक सर्किट में 3 ओम के प्रतिरोध हैं, ठीक है, 3 ओम के प्रतिरोध हैं, ठीक है, और एक समांतर संयोजन से एक श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो तुल्य प्रतिरोध जहाँ पर की बात की जाती है वो पैरेलल सर्किट की बात की जा रही है। पैरेलल सर्किट मतलब समांतर प्रतिरोध की बात की जा रही है। तो इसमें समांतर में क्या होता है, फार्मूला 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है, ठीक है। तो कैलकुलेशन करेंगे हम यहाँ पर, तो ये हो जाएगा, कैलकुलेशन करेंगे तो ये इस टाइप से मान निकल के आएगा। चलिए कैलकुलेशन करेंगे तो 1/तीनों का मान 3, 1/3, 1/3 हो जाएगा और यहाँ पर 1/R हो जाएगा। कैलकुलेशन एलसीएम लेंगे तो 3 निकलेगा, ये 3 निकलेगा, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना निकलेगा दोस्तों, 1। अब ये 1 जो है क्या हो जाएगा, इसमें रेजिस्टेंस का मान 1 ओम। क्लियर है दोस्तों। अब श्रेणी प्रतिरोध की संख्या कितनी है, यहाँ पे 2 है, तो श्रेणी प्रतिरोध की संख्या में उसका मान कितना हो जाता है, टोटल RT इज इक्वल टू R1 प्लस R2 हो जाता है। कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पर तो 3 + 3 हो जाएगा, मतलब 6 ओम हो जाएगा, ये RT का मान निकल जाएगा। तो सीरीज में रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा, ये 6 ओम निकाल दिए। अब हमें टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस यदि निकालना है तो पहले कितना निकाले थे, यहाँ पर हमने 1 ओम निकाले थे, मतलब 1 ओम प्लस 6 ओम, तो टोटल कितना हो जाएगा, 7 ओम। ये इसका आंसर हो जाएगा। और वोल्टेज कितना दिया है, 14 वोल्ट दिया है। अब हमें करंट निकालना है तो I इज इक्वल टू V/R होता है। तो हमारे पास V का मान 14 वोल्ट दिया है, R का मान 7 दिया हुआ है, काटेंगे तो 2 से जाएगा, मतलब 2 कितना निकल जाएगा, 2 एम्पियर की धारा। तो सर्किट में, इस सर्किट में जो करंट का मान होगा इसमें मान निकलेगा 2 एम्पियर। क्लियर दोस्तों, कितना निकलेगा दोस्तों, यहाँ पे 2 एम्पियर का मान। इसका आंसर आ गया I इज इक्वल टू 2 एम्पियर, ये इसका सही आंसर होगा। इस टाइप से सॉल्व करना है। निम्न में से कौन सा शॉर्ट सर्किट एक संकेत है, शॉर्ट सर्किट की बात की जा रही है। चलिए शॉर्ट सर्किट को समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है हाई करंट फ्लो, ऑप्शन बी दिया है लो ज़ीरो करंट, ऑप्शन सी दिया है राइज इन वोल्टेज मतलब वोल्टेज में वृद्धि, और ऑप्शन डी दिया है वोल्टेज में गिराव मतलब कि इन वोल्टेज ड्रॉप। तो ध्यान दीजिएगा, हाई करंट जो फ्लो है उसके कारण ही शॉर्ट सर्किट उत्पन्न होता है। किसी भी सर्किट में दोस्तों यदि करंट का मान ज़्यादा हो जाए या हाई करंट फ्लो हो जाए किसी भी कंडक्टर में या किसी भी सर्किट में, तो ऐसी सिचुएशन में शॉर्ट सर्किट का कारण होता है। शॉर्ट सर्किट होने के पीछे रीज़न यही है, ठीक है। किसी विद्युत शक्ति प्रणाली के जब 2 या 2 से अधिक फेज किसी प्रकार परस्पर शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं, मानकर चलिए R, Y, B ये 3 फेस हैं, तीनों फेस में किसी R और Y के बीच में शॉर्ट सर्किट हो जाए, ये दोनों किसी एक पॉइंट पर आके जुड़ जाएं, तो शॉर्ट सर्किट हो गया किसी 2 फेस में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और इससे आग लगने की संभावना बढ़ जाएगी। तो ये किस कारण से होता है, हाई करंट के फ्लो होने से। क्लियर है दोस्तों। तो इसमें क्या है, एक दूसरे से जब जुड़ जाते हैं तो जो फॉल्ट होता है यह फॉल्ट शॉर्ट सर्किट फॉल्ट कहलाता है। और इस समय पर इस सर्किट में जो प्रतिरोध या प्रतिबाधा का जो मान होता है वो सबसे लो होता है। रेजिस्टेंस का मान उस समय क्या होता है दोस्तों, लो होता है, और इसी के कारण विद्युत धारा जो है उसमें I का मान ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा को प्रत्यावर्ती कहा जाता है जब वह निम्न में बदल जाती है।
तो यदि 4 ऑप्शन की बात करें तो क्वेश्चन के 4 ऑप्शन देख के ही हमें समझ में आ जाना चाहिए, या फिर क्वेश्चन पढ़ के ही हमें लॉजिक ये लग जाना चाहिए। यदि अच्छी प्रिपरेशन जिस स्टूडेंट की है, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, जितने स्टूडेंट MCQ क्वेश्चन डेली लगाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यदि आप डेली लगाएंगे और आपकी कंटिन्यूटी बनी हुई है, तो आप क्वेश्चन को झट से पहचान जाएंगे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। मतलब एक बार पढ़ने पर क्वेश्चन समझ में आ जाए, इसका मतलब ये है कि आपने इतनी प्रैक्टिस कर लिया है MCQ क्वेश्चन की, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, कि इसके पहले आपकी प्रैक्टिस बन चुकी है। ज़्यादा क्वेश्चन MCQ आपको क्या करना होगा, एक तो थ्योरी के क्वेश्चन भी थ्योरी आपको क्लास लगाना होगा, थ्योरी पढ़ना है, उसके बाद रोज़ थ्योरी भी पढ़ना है डेली, और डेली में आपको MCQ भी लगाना है। तो ऐसा जो स्टूडेंट करता है डेली MCQ और डेली थ्योरी पढ़ेगा, थ्योरी पढ़ने के बाद MCQ लगाइए उसी चैप्टर के। यदि आप ऐसा करते हैं, या उसी चैप्टर के नहीं लगाते, दूसरे चैप्टर के लगाते हैं, लेकिन आपकी कंटिन्यूटी बनी हुई है थ्योरी की भी और MCQ क्वेश्चन की भी, तो आपको एक बार में पढ़ने पर ही क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ये होता है डेली प्रैक्टिस के कारण ही। जब आपका डेली प्रैक्टिस में या डेली रूटीन में होगा तभी आप ऐसा कर पाएंगे। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और नन ऑफ दिस। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि धारा को प्रत्यावर्ती कब कहा जाएगा, जिसका परिमाण और दिशा दोनों समय के सापेक्ष क्या हो जाएगा, चेंज हो जाए। जिसका परिमाण और दिशा दोनों समय के सापेक्ष चेंज हो, परिमाण और दिशा दोनों समय के सापेक्ष चेंज हो, उसे क्या कहते हैं हम, AC, मतलब कि अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा क्या है, जब धारा की दिशा तथा परिमाण समय के साथ परिवर्तित होती, तो इस प्रकार की जो धारा है उसको प्रत्यावर्ती धारा, AC धारा कहते हैं। और DC जो करंट होती है, DC करंट में परिमाण और दिशा समय के साथ क्या होते हैं, बिल्कुल कांस्टेंट होते हैं, स्थिर होते हैं। तो इस प्रकार की धारा को DC करंट कहा जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। ये एक सर्किट है, और इस सर्किट में हमें पता करना है किरचॉफ के नियम के अनुसार परिपथ, जो प्रदर्शित परिपथ में एक सेक्शन में धारा का मान कितना होगा, हमें ये बताना है। इस सेक्शन में करंट का मान कितना होगा, हमें ये पता करके बताना है। चलिए, इसमें करंट का मान कितना होगा, तो करंट का मान यहाँ पर देखिए, तो यहाँ से इंटर करी करंट 2 एम्पियर, यहाँ से इंटर करिए 1 एम्पियर, तो यहाँ पर करंट हो जाएगी 3 एम्पियर। क्लियर दोस्तों, मतलब 2 + 1 ये हो जाएगी 3 एम्पियर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 + 1 = 3 एम्पियर। अब यही करंट जब यहाँ पर पहुँचेगी तो 3 एम्पियर पहुँचेगी। ठीक है, अब यहाँ पर 3 एम्पियर की करंट, एक 1.3 एम्पियर की करंट यहाँ पर निकल गई। ठीक है, तो टोटल 3 एम्पियर में से, ध्यान दीजिएगा, 3 एम्पियर में से 1.3 की एम्पियर निकल गई। टोटल 3 एम्पियर करंट में से 1.3 एम्पियर निकल गई, तो बचेगा आपके पास 1.7 एम्पियर, माइनस किया हमने। अब ये जो है 1.7 जो एम्पियर है वो इस I से फ्लो होगी, तो इस I से कितने एम्पियर धारा प्रवाहित होगी, 1.7 एम्पियर, और यही इसका आंसर होगा। इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करना होगा। और यदि किरचॉफ का जो नियम लगाते हैं आप, तो किरचॉफ के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, नोड पर आने वाली धारा = नोड पर नोड से जाने वाली धारा। तो आने वाली धारा कितनी है, 2-1। ठीक है, आने वाली धारा जो है, ये देखो 2 और 1 दी हुई है, 1, और यहाँ पर दिया है 1 + 1.3 और I दिया हुआ है। तो जो कैलकुलेशन करेंगे तो 1.7 एम्पियर, ऐसा भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, या तो फिर ऐसा शॉर्टकट आप सॉल्व कर सकते हैं। आने वाली धारा क्या हो जाएगी, प्लस, अंदर करने वाली, और बाहर निकलने वाली धारा माइनस हो जाएगी। ये आपको याद रखना है ओम के किरचॉफ के नियम के अनुसार। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। निम्न में से कौन सा कथन किरचॉफ के करंट और वोल्टता के नियम के बारे में सही है। 4 ऑप्शन दिया है। फर्स्ट ऑप्शन है, वोल्टता नियम लगाते समय धारा की दिशा केवल वामावर्त हो,
और सेकंड दिया है धारा नियम केवल दिष्ट धारा में परिपथ में लगाया जा सकता है। तो किरचॉफ के धारा और वोल्टता नियम मतलब कि केवीएल एंड केसीएल ये दोनों के बारे में पूछा गया है और ये जो क्वेश्चन है 2013 में पूछा गया है। दूसरा ऑप्शन दिया है वोल्टता नियम लगाते समय धारा की दिशा केवल दक्षिणावर्त हो। सेकंड दिया है वोल्टता नियम दोनों दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा पर प्रत्यावर्ती परिपथों में लगाया जा सकता है। तो ऐसा नियम केवीएल एंड केसीएल दोनों के लिए फॉलो हो। तो ये नियम फॉलो कौन सा पॉइंट करता है? ऑप्शन डी करता है। ऑप्शन डी करता है क्योंकि वोल्टता नियम दोनों दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा परिपथों में लगाया जा सकता है। केवीएल की बात की जा रही है। सही है दोस्तों। तो किरचॉफ का वोल्टता नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ के प्रत्येक चालक में धारा तथा प्रतिरोध का गुणनफल एवं उसी परिपथ पर विभव का बीजगणितीय योग जोड़े जाने पर शून्य होता है। तो समेशन आई प्लस क्या हो जाएगा? धारा और प्रतिरोध समेशन आर। तो इसका मान क्या हो जाएगा? समेशन आई इंटू आर का मान क्या हो जाएगा? 0 होता है। ये पूछा गया है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत अच्छा इजी क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन ये है कि 200 वोल्ट के एक 100 वाट लैंप को 100 वोल्ट पर धारा प्रदान की जा रही है। तो यह किस लैंप के समान होगा? चलिए 200 वोल्ट दिया है और 100 वाट का लैंप दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे P का मान कितना दिया है? यहाँ पे हमें 200 वाट दिया है। P का मान हमारे पास 200 वाट दिया हुआ है। ठीक है। रेटेड वोल्टेज कितना दिया है हमारे पास? 200 वोल्ट। तो 200 वोल्ट दिया हुआ है यहाँ रेटेड वोल्टेज। और हमारे पास सप्लाई वोल्टेज कितना दिया है दोस्तों? सप्लाई वोल्टेज दिया है 100 वोल्ट। तो रेटेड वोल्टेज और सप्लाई वोल्टेज की बात करें, ये दोनों तो V हैं। तो हमें देखेंगे तो P इज़ प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? V² होता है। तो अब P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V² होता है। ठीक है। अब यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V² अपान R होता है। यही फार्मूला यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे क्योंकि P प्रोपोर्शनल टू V² होता है और हमें यहाँ क्या निकालना है? P का ही मान निकालना है। तो मानकर चलिए ये जो P डैश है और अपान P है ये दोनों अलग अलग हैं। इसको मान लीजिए P1 और इसको मान लीजिए P2 समझने के लिए। ठीक है, समझ सकते हैं। और इसे मान लीजिए P1 और इसको मान लीजिए P2। या तो ऊपर वाले को P2 मान ले, नीचे वाले को P1 मान ले, ऐसा भी कर सकते हैं आप। क्या कर सकते हैं इसे समझने के लिए? ऊपर वाले को P2 मान लीजिए, नीचे वाले को P1 मान लो, V2 और V1। अब कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पर तो ये इसका मान निकाले तो इसका मान कितना है? रेटेड वोल्टेज 200 वोल्ट और ये जो V डैश वाला मान है ये कितना दिया है? 100 वोल्ट। कैलकुलेशन करेंगे, ये कैलकुलेशन हो गया दोस्तों। तो 2 टाइम्स ये 100 टाइम्स जाएगा तो ये 100 अपन क्या हो जाएगा? P डैश हो जाएगा। तो कैलकुलेशन करेंगे तो ये इसके साथ जब इसको कैलकुलेशन करोगे तो P डैश का मान जो निकलेगा ये 100/4 हो जाएगा क्योंकि ये 4 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो ये कितना हो जाएगा? P इज इक्वल टू 25 वाट। ये स्टेप से कैलकुलेशन करके निकालेंगे आप। तो ये P का मान कितना निकल गया? 25 वाट। चलिए किरचॉफ का वोल्टेज नियम किससे संबंध है? KVL किरचॉफ करंट लॉ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि हमें किरचॉफ का वोल्टेज नियम पता है तो किरचॉफ का वोल्टेज नियम कहता है कि किरचॉफ का वोल्टेज नियम IR ड्रॉप और बैटरी के विद्युत वाहक बल दोनों से संबंध रखता है। और किरचॉफ के नियम के अनुसार क्या होता है? किसी जंक्शन की पर आने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। या तो फिर ऐसा लिखा रहेगा कि एक संधि या जंक्शन बिंदु की ओर धारा प्रवाह का योग
उस बिंदु से दूर जाने वाली धारा के योग के बराबर होगा। या तो फिर इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब यहाँ पर देखें किरचॉफ का वोल्टेज ड्रॉप की बात की जा रही है, केवीएल की बात की जा रही है, तो केवीएल का नियम तो वही है। तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा आईआर ड्रॉप और बैटरी के विद्युत वाहक बल दोनों से। तो यहाँ पर आईआर ड्रॉप प्लस समेशन EMF इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, 0 होता है, या तो फिर बराबर होता है। दोनों का सिचुएशन एक ही है। चलिए, यदि 10 लैंप श्रेणी में विद्युत स्रोत से जुड़े हैं और प्रत्येक लैंप के सिरों पर वोल्ट 6 वोल्ट है, तो विद्युत स्रोत की वोल्टता की गणना करना है हमें। तो Vs की गणना करना है। अब कैलकुलेशन करें तो क्वेश्चन के अनुसार हमारे पास 6 लैंप है। कितने लैंप है दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 लैंप है, 6 वोल्ट के 10 लैंप। चलिए, लैंप 1, लैंप 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब प्रत्येक में जो वोल्ट अप्लाई किया जा रहा है ये 6 वोल्ट, इसमें भी 6 वोल्ट, इसमें भी 6 वोल्ट, ऐसा करते 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 दोस्तों यहाँ पर 6 वोल्ट प्रत्येक में दिया जा रहा है और यहाँ से वोल्टेज अप्लाई किया जा रहा है। अब ये देखना है हमें कि इक्विवेलेंट वोल्टेज कितना निकलेगा। तो इक्विवेलेंट वोल्टेज जो निकलेगा V इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वोल्टेज V इज़ इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5 प्लस V6 प्लस V7। तो ऐसा करेंगे हम यहाँ पर, तो टोटल कितना निकल जाएगा दोस्तों, 60 वोल्ट। टोटल 60 वोल्ट निकल जाएगा। और जब टोटल 60 वोल्ट निकल जाएगा तो कैलकुलेशन करके इतना आराम से निकाला जा सकता है। चलिए, क्वेश्चन बहुत इजी है और यहाँ पर देखेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन। एक वे संबंधित भार मतलब वे कनेक्टेड 3 फेस 240 सप्लाई स्रोत से जुड़ा हुआ है। तो 1 वे कनेक्टेड 3 फेस 240 वोल्ट सोर्स से जुड़ा है। प्रत्येक भार की प्रत्येक शाखा में 20 ओम का प्रतिरोध लगा है। 240 वोल्ट और 100 वोल्ट एम्पियर बोले, इसमें बोलेंगे 10 kVA का उपयोग करते हुए भार की धारा और शक्ति की गणना कीजिए। तो इसमें यदि कैलकुलेशन करें तो 3 फेस कनेक्शन की बात, तो सप्लाई वोल्टेज 240 वोल्ट, लोड रेजिस्टेंस हो जाएगा 20 वोल्ट 20 ओम दोस्तों, और वैल्यू आप करेंट की बात करें तो ये 240। अब कैलकुलेशन की बात करें दोस्तों तो I इज इक्वल टू क्या होता है, V/R होता है दोस्तों, ठीक है। तो अब कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर हो जाता है 240/√3 हो जाएगा, ठीक है। तो मान निकल के आएगा 6.9 एम्पियर। क्लियर है दोस्तों, 6.9 एम्पियर। तो पावर टेकन बाय लोड यदि बात करें तो P इज इक्वल टू V²/R हो जाता है। तो 240 गुणित 240/20, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 12 बार हो जाएगा, 2 12 24। तो 24 दुआ कितना होता है जो दोस्तों कैलकुलेशन करेंगे तो ये निकल जाएगा 2880 वाट। और यदि उसको हम किलोवाट में कन्वर्ट करें तो 1000 से भाग देना पड़ेगा, तो 2.88 किलोवाट हो जाएगा। हमने बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन की है यहाँ पे, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है दोस्तों। यहाँ पे देखिए सर 3 फेस कनेक्शन है हमारे पास, सप्लाई वोल्टेज 240 वोल्ट दिया है, लोड रेजिस्टेंस 20 ओम दिया है। अब हमें करंट निकालना है तो करंट निकालने का फार्मूला तो वही है। अब √3 क्यों लगाएंगे, क्योंकि 3 फेस सप्लाई है। तो करंट का मान क्या होता है, I इज इक्वल टू V/R। अब यहाँ पर √3 इसलिए लगाया गया है क्योंकि ये 3 फेस सप्लाई है। तो करंट का मान निकल गया 6.9 एम्पियर। तो 6.9 जो एम्पियर है उसको अब यहाँ पर क्या करेंगे, करंट का मान तो निकल गया, अब पावर निकालना है हमें बाय द लोड। तो P इज इक्वल टू V²/R होता है।
तो V का मान दिया है हमारे पास 240 × 240, R का मान 20 दिया है। कैलकुलेशन करेंगे तो टोटल जो पावर है लोड की गणना करेंगे यहाँ पर, तो टोटल निकल जाएगा 2.88 किलोवाट, 2.88 किलोवाट। तो इस तरीके से हम इसका मान निकाल सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखेंगे हम। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। इसमें देखेंगे एक 100 वाट 100 वोल्ट के लैंप को 250 वोल्ट आपूर्ति पर प्रचालित किया जाता है। श्रृंखला में आबद्ध अतिरिक्त प्रतिरोध का मान कितना होगा? अब एक 100 वाट का 100 वाट, ठीक है, P का मान 100 वाट दिया है, लैंप जो दिया है वोल्ट का मान दिया हुआ है यहाँ वोल्टेज 100 वोल्ट। फिर बचा क्या है आपके पास, एक 250 वोल्ट है, तो इसको V2 मान लो, इसको V1 मान लो। कैलकुलेशन करेंगे हम यहाँ पर। अब कैलकुलेशन किस टाइप से करेंगे, चलिए इसे समझ लें। एक यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34, तो क्वेश्चन नंबर 34 का यदि कैलकुलेशन करते हैं तो एक 100 वोल्ट का लैंप दिया है और इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 100 वाट। वोल्टेज दिए रहे हैं हम यहाँ पे 250 वोल्ट, प्लस माइनस टर्मिनल दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर इसकी गणना करना है हमें, तो पावर हमारे पास दिया हुआ है 100 वाट, वोल्टेज दिया है 100 वोल्ट, तो P = V × I से हम क्या है मान निकाल लेंगे। P = V कितना दिया है, चलिए इसके अपान में V कर देते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, I हो जाएगा। कैलकुलेशन करेंगे तो ये P का जो मान है ये 100/100 हो जाएगा। कैलकुलेशन करेंगे तो 1 एम्पियर आ जाएगा। इस तरीके से कैलकुलेशन करना है। IR का मान निकालना है हमें, तो IR + 100 वोल्ट हो जाएगा, और यहाँ पर 250 वोल्ट दिया है पहले से ही। कैलकुलेशन करोगे तो IR का मान कितना निकला है, 150। अब R का मान हमारे पास, उसमें I का मान कितना दिया है, R = 150/I का मान कितना दिया दोस्तों, 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर दिया है तो R का मान तो 150 होगा, तो 150 ओम, ये इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। क्लियर है? एक और क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन। किरचॉफ की विद्युत के प्रथम तथा द्वितीय नियम क्रमशः आधारित होते हैं। तो किरचॉफ की जो है विद्युत के नियम, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। अब प्रथम नियम की बात करें, द्वितीय नियम की बात करें, तो ये किस पर आधारित है? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसमें 4 ऑप्शन है, तो प्रथम नियम और द्वितीय नियम। तो प्रथम नियम जो है वो चार्ज के, और दूसरा है ऊर्जा संरक्षण के, ऊर्जा संरक्षण के। किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, और प्रथम नियम आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है, आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। कैसे, चलिए बताते हैं आपको। इनकमिंग करंट = आउटगोइंग करंट, ये दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू KCL, ठीक है। तो इस टाइप से इसको आप ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें W देखो किस टाइप से निकल जाएगा, dQ1/dt = dQ2/dt। कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो ये जो नियम है वो आवेश के नियम पर आधारित है, उसके संरक्षण के नियम पर आधारित है। अब यहाँ पर बात करें V = W/P, या ऐसा बोल सकते हैं, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो इस टाइप से हो जाएगा, W = QV। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, V निकालना है। तो V निकालेंगे तो क्या करना होगा दोस्तों, इसमें del W/Q होता है del V। तो del W = 0 होगा, तो W1 - W2 = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसमें 0 हो जाएगा, तो अपोजिट में जाएगा तो W1 = W2 हो जाएगा। और यही है एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ लॉ। तो दोस्तों ये थे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है। 2000 ये क्वेश्चन जो पूछा गया 2015 में पूछा गया था, बेसिकली 2015 का क्वेश्चन था। और ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं।
क्लियर है दोस्तों, एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद की जो क्लास है और इस वक्त के बाद के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर हम अगले वीडियो में आएंगे। तब तक जिस स्टूडेंट ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।